अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, जहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, हम हमेशा कहते हैं कि इकॉनमी, मईशत इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला भी है। बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जिनको बहुत फौरी अटेंशन की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन देने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ये एक अप हिल जो है वो राइड होने वाली है जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं जो क्राइसिस जिनका पाकिस्तान को सामना है, उसमें पावर सेक्टर अगेन ये एक बहुत बड़ा मामला है, एक बहुत बड़ा मसला है और ये एक ऐसा इशू भी है जो कि जो एनालिस्ट हैं जो इस बारे में लिखते हैं, काम करते हैं, उनकी ये राय है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों को शायद ओवरलुक किया इस सेक्टर में, जिसकी वजह से आज मामलात पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसके यहाँ पर खड़े हैं। लोड शेडिंग का मामला करें, बहुत सी शिकायत इस वक्त इस हवाले से भी आ रही हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। कुछ इलाकों से अभी अब रिसेंटली ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि बेहतरी आ रही है लोड शेडिंग के आवर्स के अंदर, लेकिन द इशू स्टिल एग्जिस्ट। फिर उसके बाद बात आ जाती है टैरिफ्स की कि बिजली कितनी महंगी हो रही है, कितनी सस्ती हो रही है, उसको लेकर भी हम देखते हैं कि एक डिबेट हमेशा जारी रहती है। गो के बहुत हेवीली सब्सिडाइज किया जा रहा है इस सेक्टर को, लेकिन फिर भी कुछ बर्डन ऐसा है जो कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं होती और पास ऑन करना पड़ता है कंज्यूमर पर। तो वो वाला भी एक इशू जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो थोड़ा सा इन इशूज़ के ऊपर कुछ और भी मामलात हैं बिजली की जनरेशन के हवाले से, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के हवाले से, उन पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत गहरी निगाह और हमेशा हम देखते हैं कि बात भी करते हैं तमाम तर इशूज़ के ऊपर और कुछ इस तरह की बातें भी बताते हैं और करते हैं जिससे बात समझ में आती है कि जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें बहुत सी जो है उनके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। वैसे तो अगर हम बात करें सेंसिटिविटीज़ की तो पॉलिटिकल फ्रंट पे तो बहुत ही ज़्यादा हैं इस वक्त, लेकिन उनकी जानिब भी आएंगे। पहले थोड़ा सा पावर सेक्टर से मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। सर, एक सवाल जो पूछना चाहती हूँ, आप लोग जब आए इक़्तिदार में तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि लोड शेडिंग आवर्स में एकदम से इजाफा हो गया, शॉर्टफॉल्स में की जो फिगर्स आने लगे वो ऐसा लगा कि वो बढ़ते चले गए। तो थोड़ा सा व्यूअर के लिए बियॉन्ड विदाउट एनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हमने पिछले 3-4 साल ऐसा क्या गलत किया कि हम यहाँ पर आ गए। नहीं, पहले तो आप कहते ना एक आफत नागहानी के जैसे ही 9 अप्रैल को जो तहरीक-ए-आज़म एतमाद कामयाब हुई, 11 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठाया और 19 अप्रैल को काबीना ने हलफ उठाया और यही वो दिन थे जब पाकिस्तान में इस दफ़ा, आपके नाजरीन मुझसे बेहतर जानते हैं, मौसम बहार नहीं आया, सर्दी से हम शिफ्ट हुए गर्मी में। बिल्कुल। और जैसी गर्मी में शिफ्ट हुए तो जो डिमांड 10 दिन पहले 17,000 या 18,000 मेगावाट्स पे थी वो अचानक जो है वो 23,000 और 24,000 मेगावाट पे गई उन्हीं दिनों में जिन दिनों में हुकूमत की हीट वेव्स का भी एक हमने देखा। हाँ, वो सीरीज थी और उसके बाद से वो हीट वेव ऑन है। वो अभी जब ये सावन भादों का सीजन है उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन हीट वेव तो मुस्तकिल रही वस्त अप्रैल से लेकर आप कह सकते हैं कि जून के आखिर तक, जब तक ये बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। एक तो यूं लगा कि शायद हमारी गवर्नमेंट आने, हालांकि उसका हमारी गवर्नमेंट आने से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक हीट वेव थी जो वस्त अप्रैल से ऑन हो गई, उसकी वजह से इशू हुआ। और इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पहली ब्रीफिंग दी गई तो उस वक्त अभी मैंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली थी, लेकिन उनको ये कहा गया कि जी हमारा ख्याल है कि ये डिमांड 20 से 21,000 मेगावाट रहेगी और उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगे। जब तक मैंने चार्ज लिया तो तब तक डिमांड ऑलरेडी 25,000 तक पहुंच चुकी थी। और जो लोग इसका हिसाब देखते हैं और इस पर नज़र रखते हैं उनके लिए ये बात है कि 30 जून 2022 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डिमांड तलब देखी गई 30,009 मेगावाट की। जब 30,000 का नंबर ऐसा है जिसके लिए किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी, नेचुरली, ठीक है, ख्याल ये था कि 25 से 26,000 मेगावाट की रहेगी। अब ये जो 4,000 मेगावाट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें, उसकी भी एक वजह, उसकी वजह सिंपली ये है कि 2 साल से चूंकि कोविड था पाकिस्तान में 2020 और 21 में, उसकी वजह से हमारी जो बिजली की डिमांड थी वो सप्रेस हो गई ना। बहुत दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, वर्किंग आवर्स कम थे, बिल्कुल, तो वो डिमांड सप्रेस थी। अब ये पहला साल है जिसमें बाकायदा पूरा मुल्क जो है, इंडस्ट्री भी चल रही है, तमाम दफातर, दुकानें, मार्केटें सब खुल गई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डिमांड वापस भी आई है। एक तो ये वजह थी और तीसरी वजह ये थी कि पिछली हुकूमत ने दिसंबर से
ईंधन खरीदना तकरीबन बंद कर दिया था। एलएनजी का एक वो तो बिल्कुल मुस्तकिल क्राइसिस रहा है उस पिछली गवर्नमेंट में, और उसमें कुछ बदनीयती भी थी कि वो कुछ जो लोग अरबाब इक़्तिदार थे उनके भी पावर प्लांट्स थे, उनको चलाना चाहते थे, लेकिन ओवरऑल उनका ये ख्याल था कि ईंधन ना खरीद कर हम जो हैं वो अपने मईशत को बैलेंस कर सकते, बैलेंस ऑफ पेमेंट डॉलर का क्राइसिस। तो उन्होंने जब मैंने चार्ज लिया 26 अप्रैल को, तो 6000 मेगावाट बिजली की जो कैपेसिटी थी जो चल सकती थी वो बंद पड़ी थी। हमने उसको चालू किया, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको चालू किया, नंदीपुर का प्लांट बंद था, साहिवाल कोल बंद था, और भी एक पूरी लिस्ट है। जैसे जैसे हमने चालू किया, लेकिन वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही थी। तो जब हमने इनको ऑन किया, इस तकरीबन 6 में से हमने 5000 मेगावाट को ऑन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही थी, और उसकी वजह से हमें लोगों को ये महसूस हुआ। मसलन एक जो लतीफ़ा भी आप उसे कह सकते हैं कि जो ईद उल फितर थी, तब मैंने ये कहा कि देखें हमने लोड शेडिंग जो है वो सिफर कर दिया। अब ईद उल फितर वो दिन थे मई के 10-11 मई को, जब हमने वो 5000 मेगावाट ऑन कर दी थी। अभी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन ये बात आपके नाजरीन को समझने की है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर नहीं होगी। गिवन द सिचुएशन वी आर इन। नहीं, उसकी एक वजह है। हाँ। हमारे पास बिजली वाफर भी होगी। हाँ। मुल्क के बहुत वसी हिस्से ऐसे हैं जहां से हमें बिल मौसूल नहीं होते, जहां खसारा बहुत ज्यादा है, चोरी ज्यादा है। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि चलें गलत काम ज्यादा है। अब वहां कभी भी लोड शेडिंग सिफर नहीं होगी। ठीक है। अब ये तो जब हम ये बात करते हैं कि हमने लोड शेडिंग कम करनी है, हमने लोड शेडिंग सिफर करनी है, वो पाकिस्तान के बेशतर शहरी इलाके हैं जहां लोग बिल देते, और हमारा उसका एक मीट्रिक है बाकायदा कि जो 80% से ज्यादा जहां बिल रिकवर होते हैं और खसारा फीसद से कम है, दैट इज कैटेगरी 1 एंड 2। ठीक है। एक्चुअली हमारी हेडलाइन वो है कि जी अगर वहां सबसे कम लोड शेडिंग वहां होगी जहां लाइन लॉसेस नहीं है, जहां लाइन लॉस, हाँ, सबसे कम लोड शेडिंग वहां होगी। बस जैसा मैंने कहा ईद उल फितर के दिनों में, अभी ईद उल अजहा के दिनों में भी सिफर कर दी थी, जब ये अर्बन इलाकों में नहीं लोड शेडिंग हो रही। हाँ। लेकिन वो इसका मतलब ये कि मुल्क के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां अगर इस्लामाबाद में या मुल्तान में या सक्खर में लोड शेडिंग कम भी हो रही है, वहां तो लोड शेडिंग 12 घंटे हो रही है वहां। तो ये अब हकीकत पसंदाना बात नहीं है कि मुल्क में जीरो तब होगी लोड शेडिंग, इंशाल्लाह होगी, जब पूरा मुल्क बिल देगा। हाँ। नहीं, ये बात ठीक है। ये इस बात का तो एतराफ वैसे पहले भी हो चुका है कि बिल्कुल हम वहां पे नहीं देंगे बिजली, और लोड शेडिंग वहां पे ज्यादा होगी जहां पर लाइन लॉसेस ज्यादा है। बिकॉज़ देखिए पावर सेक्टर में आपने उसका जिक्र भी किया, बिजली की कीमत की वजह से, लॉसेस की वजह से अब ये पाकिस्तान की मईशत पर एक बहुत बड़ा समझें एक बोझ है। इस साल पावर सेक्टर के जो आउटले था वो 1072 अरब था फेडरल बजट में से। उसमें अगर हमने कुछ पेमेंट्स भी ऐसी की, जो अच्छी खबर मैं पहले दे देता हूं कि हमने इस हुकूमत ने आकर जो है वो गर्दिशी कर्जा जिसे हम कहते हैं, उसमें 214 अरब रुपए की कमी की है पहले 3 महीनों में। जब हम आए थे तो वो 1467 अरब रुपए, 114% मैंने कहीं पढ़ा कि इंक्रीज था सर्कुलर डेट में इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। जब हम गए थे तो 1060 पे था। हाँ। 31 मार्च को 2467 अरब रुपए था, 2467 अरब। तो हमने उसको इन 3 महीनों में जो बहुत सारी पेमेंट्स करके इसको अब 214 अरब रुपए घटा दिया है। नहीं, व्हेन यू से कि घटा दिया, मैं ये सवाल वैसे भी आपसे करना चाह रही थी कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गर्दिशी कर्जों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसा विशेष सर्कल है जो कि हम देख रहे हैं, उसको गर्दिशी कहते भी इसीलिए बिकॉज़ इट जस्ट डजंट गो अवे। वो एक्चुअली कर्जा नहीं है। हाँ। वो ये भी आपके नाजरीन को अगर जी चंद सेकंड लेके, वो कर्जा नहीं, वो गर्दिशी कर्जा नहीं है। असल में वो ये फर्क है बिजली पैदा करने की कीमत में, और जितनी हमें हर तरफ से सार्फिन की तरफ से, मसलन गरीब तरीन सार्फिन को हुकूमत जो है हर साल तकरीबन 500 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। ठीक है। वो जो सब्सिडी हमें आती है, वो अब जहां जहां भी उसमें बिजली बनाने की कीमत में और जितने हमें इनफ्लोज आ रहे हैं,
उसके दरमियान जो फर्क रह जाता है वो गर्दशी कर्जे का नाम देकर उसको हालांकि वो कर्जा नहीं है, वो एक्चुअली खसारा है पावर सेक्टर का। हमने कुछ फैसले किए, मतलब एक फैसला अभी भी हमने ये किया है कि जो गरीब तरीन सा हमारे भाई और बहनें हैं, जिसकी मुराद है कि उनका माहाना बिल पिछले 6 माह से 100 यूनिट से तजावज नहीं किया, उनके लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे हम, उनके लिए बिजली कीमत वही रहेगी ताकि उनके ऊपर असर वैसे कोई इस तरह के स्टैट्स आप लोगों ने निकाले हैं कि कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक तनकीद ये भी की जा रही थी कि 100 मेगावाट्स इज नथिंग, मतलब क्या ऐसे कोई हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में जो इससे फायदा उठाएंगे? आपको और आपके नाजरीन को हैरानी होगी कि मुल्क में आई थिंक लास्ट जो चेकिंग हुई थी 56% ऐसे हाउस होल्ड, 56%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो वो गरीब पाकिस्तान, इसलिए जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के कि ये जो सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको जो अभी भी 100 यूनिट से कम के ऊपर है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ये इतना बड़ा नंबर है, फिगर है जो आप बता रहे हैं, तो क्या फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की रिलीफ लोगों को देना? मतलब आई डू अंडरस्टैंड, इंटेंशन के ऊपर कोई सवाल नहीं है। रिलीफ जो है ना जी, वो फिर रिलीफ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जो लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ने ज्यादा करम किया हुआ है आमदनी के लिहाज से, उनसे फिर बिजली की कीमत, और फिर लोग चीखेंगे कि जाहिर हो कहेंगे देखेंगे इतना मेरा जो है। बस इसका जो मेन जो आई थिंक उस पर जो फर्क आएगा वो आएगा जो मुतवसत तबका है ना जी, कि जो गरीब तरीन भी नहीं है, जो अमीर भी नहीं है, उनके दरमियान में एक, इसीलिए जो है जब अगले चंद दिनों में दोबारा रिवाइज होंगे रेट, तो उसमें फिर बाकायदा हम बाइफरकेट करें, मजीद इसको स्लाइस कर रहे हैं ताकि कम जो जितना कम इस्तेमाल करे उसके ऊपर उतना ही कम। हाँ नहीं, क्योंकि वो जो बीच के तबके की आपने बात की उसको हमेशा ये शिकायत रहती है कि इन दोनों के बीच में पिस ज्यादा हम जाते हैं, बी इट डायरेक्ट टैक्स की आप बात कर लें, आप किसी भी चीज की बात कर लें, पहला जो बोझ है उन्हीं पे आके गिरता है। जो कैटेगरीज हैं उनको हम मजीद रिफाइन कर रहे हैं ताकि उनको भी उस तरह असर ना हो। दूसरी जो लॉन्ग टर्म, आपने जो एक सवाल किया, लॉन्ग टर्म सिंपल बात यह है कि मुख्तलिफ औकात में हमारी हुकूमत भी इसमें शामिल थी 2013-18 की, हमने उस जमाने की कीमतों के लिहाज से फैसले किए कि अच्छा जी इस बुनियाद पर हमने जनरेशन लगानी है। 1994 में जब पहली पॉलिसी आई उस वक्त तेल सस्ता था तो तेल की बुनियाद पर लग गए। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने पहला फैसला किया कि ये कोल पर लगेंगे। कोल पर 3 प्लांट्स लगे, जो एक साहिवाल में है, एक पोर्ट कासिम में और चाइना आपको जो है। उसके बाद ये फैसला किया कि अच्छा भाई गैस सस्ती है तो गैस लगा लेते हैं, ठीक है। यूक्रेन की जंग ने ये तमाम जो तखमीने थे उनको गलत साबित कर दिया है, और इसीलिए अब जो लेटेस्ट पॉलिसी है इस हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, और जो मैंने कई बजट से पहले भी और बाद में भी अनाउंस की है कि अब सवाए उन प्रोजेक्ट्स के जो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, जो बन रहे हैं या बनने वाले हैं या आने वाले हैं, जो नई बिजली बनाने की कैपेसिटी लगनी है वो सिर्फ उस ईंधन पर होगी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा वो पानी है, पन बिजली होगी, सोलर बिजली होगी, सोलर पे तो मैं भी आपसे करूंगी डिटेल में बात, दैट्स अ वेरी गुड, विंड पावर होगी, उसके बाद थर कोल है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला ने वो एक नेमत दी हुई है, और 5वां न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर में आपको मुस्तकिल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो एक दफा आ गया तो कुछ साल चलेगा और फिर वो ठीक है। तो ये 5 ऐसे ईंधन है जिसके ऊपर अब हम जो अपनी पॉलिसी इंशाल्लाह अगस्त के आगाज में लेकर आ रहे हैं, उसमें क्लियरली ये स्पेल आउट होगा कि सिर्फ डोमेस्टिक सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर रिलाई करके हम आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला के करम से। और जो चीज मसलन 2013 में अवेलेबल नहीं थी कि उस वक्त सोलर बिजली थी वो महंगी थी, कोयले वाली बिजली सस्ती थी, गैस वाली बिजली सस्ती थी। अब जो है सिर्फ इन 9 सालों में टेक्नोलॉजी की बेहतरी की वजह से अब सोलर जो है वो बाकी तमाम टेक्नोलॉजी से सस्ता हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो यानी 1/4 रह गया लिटरली, इट्स अ क्वार्टर या 30% ऑफ द कॉस्ट। तो उसलिए जो है अब हमें भी जो नई पॉलिसी आएगी वो तमाम की तमाम जो है वो सोलर के ऊपर जाएगी। दूसरा एक आपको जहन में रखना है, नाजरीन को पिछली हुकूमत की तरफ से गुमराह भी किया गया कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गालिबन बहुत ज्यादा बिजली बना गई थी। ये भी इल्जाम है, ये भी इल्जाम है, ठीक है जी। देखिए इसमें आपने मुस्तकिल
बिजली की जो कैपेसिटी है उसको हर साल बढ़ाना है, क्योंकि मुल्क बढ़ रहा है, हाँ, उसकी आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल। उसकी जरूरियात बढ़ रही है। तो पिछली हुकूमत ने जो शायद सबसे बड़ा जुल्म किया, दो जुल्म किए। एक तो जुल्म ये किया कि नई जनरेशन कैपेसिटी नहीं लगाई। जो पुराने 2018 में हम छोड़कर गए थे प्रोजेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन, जो आज तक ऑनलाइन आ रहे हैं। मतलब कराची K2 और K3 का न्यूक्लियर प्लांट ऑनलाइन आया पिछले साल, एक इस साल आया। अभी करोट का जो है जून के आखिर में उसने पन बिजली का जो प्रोजेक्ट था 720 मेगावाट का, वो आया। अभी आने वाले दिनों में और प्रोजेक्ट तकरीबन 5000 मेगावाट के मजीद हैं जो हम अगले साल ऐड करेंगे। ये भी अच्छी खबर देनी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और ये इस हुकूमत के दौर में अगले साल लोड शेडिंग के हालात बहुत बेहतर होंगे। लेट्स होप हम तो यही नहीं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो जुल्म किया वो ये था कि जहां हमने एक मौका आया था कोविड की वजह से कि आप सस्ता ईंधन प्रोक्योर कर सकते थे, आप गैस भी खरीद सकते थे, आप तेल भी खरीद सकते थे। LNG में खास तौर पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, बिल्कुल वो मिस कर दी, जिसकी वजह से अब जबकि अचानक हालात बहुत मुश्किल हो गए, पूरे दुनिया में गैस अवेलेबल नहीं है, तो हमें गैस की फराहमी ना होने का भी बहुत बड़ा बुरान है। और हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको फिर गैस के अलावा जो मुतबादल ईंधन है उन पर चला रहे हैं। वो भी एक महंगा सोर्स है, पर मजबूरी है। अच्छा, अपनी तो खैर कि हमें रोशनी जो है, ये आप जिस तरह आपका स्टूडियो रोशन है, हमने मुल्क को रोशन रखना है। ऑब्वियसली दैट्स अ टास्क और इट्स एन अपहिल टास्क, जैसे मैंने पहले भी कहा। अच्छा, आप पिछली हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, जो 2-3 आपने पॉइंट्स रेज किए, वो तो बड़ी सारी चीज़ों पर तनकीद कर रहे हैं। एक तो जब लोड शेडिंग हुई, उन्होंने ये सारे नेचुरल जो आपने फिनोमिनन्स बताए उन्हें इग्नोर करते हुए कहा जी हम बैग में डाल के बिजली साथ तो ले नहीं गए, इन्होंने क्या किया, इनसे मैनेज नहीं हो रहा है। एक तो ये बात, उसका तो खैर आप जवाब दे भी चुके, बट एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि हमने लाइन लॉसेस बिल्कुल कम कर दिए थे। ये आए, ये दोबारा लाइन लॉसेस के फिगर्स जो हैं वो आ रहे हैं। बिल्कुल, अब झूठ का लफ्ज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं नाज़रीन को। लाइन लॉसेस इनके दौर में बड़े हैं, इनके दौर में बड़े थे, अब उनको दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हमने बिलों की बाजियाबी हम 94% तक ले गए थे, ये दोबारा 89% पर छोड़ के गए हैं जो बिल्स हम कलेक्ट करते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। इनकी जो मैनेजमेंट का निज़ाम था वो एक बहुत ही रैंडम किस्म का था, जिसका हमने बार बार रिजल्ट देखा कि गैस के क्राइसिस आए, गर्मियों में भी आए, सर्दियों में भी आए। हमें तो एक यानी गैर मामूली बहरान का सामना इंटरनेशनली आया ना, कि पूरी दुनिया से यूक्रेन के ऊपर हमले से पूरी दुनिया से LNG गायब हो गई है। जिसके पास जो थी उन्होंने उस वक्त प्रोक्योर करके उसको बंद कर दिया। ठीक है, ये बात 1 साल पहले नहीं थी, बल्कि 6 महीने पहले नहीं थी। ठीक है जी, फरवरी के आखिर में जब हमला हुआ उससे पहले नहीं थी। तो उस हुकूमत को इंतजाम करना चाहिए था ना, उनको ये भी इंतजाम करना चाहिए था कि जब सोलर की कीमतें 2 साल से अब नीचे आई हुई हैं, उन्होंने 1 मेगावाट सोलर ऐड नहीं किया और ये कहते रहे कि जी बिजली बहुत बना गए। एक और जो मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में, जो आपके नाज़रीन मालूम होनी चाहिए, कि बिजली की मंसूबाबंदी की जाती है मौसम गर्मा में के लिए। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 30 जून को 30,000 मेगावाट की डिमांड थी। ठीक है, लेकिन यही डिमांड जब सर्दियां आएंगी तो वो 10,000 भी रह जाती है, 12,000 भी रह जाती है। तो इसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है कि वो आपने 20,000 के मेगावाट के प्रोजेक्ट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, जिन्हें आप फिर वक्त आने पर ऑन करते रहे, और उसकी जो प्लानिंग है वो की ही नहीं। अब हमें दोबारा से इसको सोचना पड़ा है कि लिटरली कि हर हफ्ते आप कौन से प्लांट बंद करेंगे और कौन से चलाएंगे, क्योंकि आपने ये ना सिर्फ बिजली फराहम करनी है, बल्कि जो सस्ती तरीन हो सकती है हालात में वो भी फराहम करनी है। उसके लिए लिटरली आपको हर हफ्ते हर रोज इसकी निगरानी करनी पड़ी, हमें करनी पड़ी। कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा कोई, कि भाई कहाँ जहां बसन अभी जैसे आज भी जो है इस्लामाबाद में आपको मालूम है बारिश हो रही है और मौसम बेहतर है। तो जैसे ही मौसम बेहतर होता है, लिटरली मिनटों में या आधे घंटे की नोटिस पर हम फिर अपने महंगे 3 प्लांट बंद कर देते हैं फौरन, या उनको लो पे ले जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी लो पे ले जाते हैं। क्योंकि हर चीज सारफ के ऊपर हम नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर हमारे बेहतर इंतजाम से
पाकिस्तान के सारिफ का फायदा हो सकता है, तो वो तो ये हमारा डे टू फर्ज डे है। मैनेजमेंट है जो आप ये लोगों को करनी literally, पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूँ minute by R2R minute। R2R मैनेजमेंट है हाँ। कि भाई अच्छा अब लेट्स से लाहौर में मौसम बेहतर हो गया, डिमांड नीचे गई तो है, उसको, तो आप हाँ। महंगे तरीन प्लांट इधर से बंद कर बंद दें। कर उनकी लिस्ट है बाकायदा, हमें मालूम है कि जो तेल पे चल रहे हैं या फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं, उनको हम फिर बंद करते हैं वक्त पर, ताकि जो है वो लोड शेडिंग भी तवील ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो बिजली बनाने की जो औसत कीमत है, जो ऊंची, वो भी बहुत ज्यादा वो भी ना इट रियली इज ऑन गोइंग प्रोसेस। आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, ये इसकी कीमतों में इजाफे का भी आपको पता है एक मामला अभी वो नेपरा ने फैसला भी महफूज हुआ है, वहाँ पे ये बार बार खबर आती है और फिर उसको लेके एक बहुत, अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को भी क्लैरिफाई करना पड़ा कि अभी ये खबरें बेबुनियाद हैं। थोड़ा सा इस पर बताइएगा कि ये कितनी आप समझते हैं कि क्या कोई मैसिव कंज्यूमर को आप लोग पास ऑन करने वाले हैं कोई इस तरह की चीज, थोड़ा सा इस पर भी जी, कमेंट जी। कर दें। और जब ये होता है तो बहुत से माहिरीन की उस पर राय ये है कि दिस लीड्स टू फिर चोरी इन द सिस्टम और लाइन लॉसेज और ये सारी हम बातें करते हैं, ये एक साइकिल है। वो कहते हैं जब आप यहाँ से कीमत बढ़ाएंगे तो ये होगा इसके नतीजे में। ये होता ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि चूंकि मुस्तकिल तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस कीमत बढ़ती है, कोयले की कीमत, वजन कोयले ने हमें बहुत बड़ा इस दफा धचका दिया है कि जो कोयला पिछले 10-12 साल से $100 से नीचे था फी टन, 70, 60, 65, 80, वो अचानक $450 हो गया, यस। यानी इन पिछले 5 माह में। इस तरह के जब शॉक्स लगते हैं तो फिर आपको मालूम है कि हमारे हर बिल में एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, आती ठीक है। है, हाँ हाँ, you know, ठीक yeah. है, वो ऐड होते हैं पैसे, लोग उस पर बड़ा शोर डालते हैं। लेकिन ये कि चूंकि अब कीमत बढ़ रही है फ्यूल्स की, तो उसको हमें कंज्यूमर को देनी है। इसका एक बाकायदा प्रोसेस है कि साल में एक दफा नेपरा ने जो तमाम उस पिछले साल के अंदर कीमतें बढ़ी होती हैं उसके मुताबिक अपना एस्टिमेट देना होता है कि इतनी कीमत बढ़नी चाहिए। उसके मुताबिक फिर मिनिस्ट्री जो है वो वजारत खजाना से कंसल्ट करके कि कितनी सब्सिडी है, वो फिर अपनी कैलकुलेशन जो है वो नेपरा को फाइल करते हैं। आखिरी डिटर्मिनेशन हुई थी फरवरी 2021 में, जब कोविड था और पूरी दुनिया में डिमांड लो थी। और अब फरवरी 21 से लेकर जो इस साल का अजाब आया है तवानाई की कीमतों में, उसका एक इफेक्ट जो है वो आना है बिजली की कीमतों पर। नेचुरली आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो आना है, वो काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी अभी, वज़ीर आज़म ने इसको फाइनली थ्रू करना है, लेकिन बहरहाल थोड़ा या ज़्यादा वो इम्पैक्ट आएगा सार्फिन के ऊपर। और वो इसीलिए है कि अगर पिछली हुकूमत में इतनी जुर्रत होती है काम करने की तो वो ये काम कर देते इस साल फरवरी में, उन्होंने नहीं किया। 6 महीने और गुजार दिए, और 6 महीने गालिबन सबसे ख़राब तरीन महीने थे एनर्जी प्राइसेस के हवाले से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रीबेसिंग। हाँ। उसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान तो ज़ाहिर है, कीमतें बढ़ेंगी बिजली की। फ़ायदा ये है कि जब तो तमाम फ्यूल कॉस्ट है उस नई कीमत के अंदर ऐड हो जाएगी, तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत थोड़ी रह जाएगी ना, क्योंकि फ्यूल की कीमत ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गई है कीमत, हाँ। फी यूनिट। हाँ। तो लिहाजा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो हर महीने होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्रोसेस इंशाल्लाह देखते हैं कब तक वज़ीर आज़म इसकी और काबीना इजाज़त देती है, तो फिर इस साल के आखिर तक हम आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कीमत कम करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे फ्यूल हमारी हाँ, अपनी कॉस्ट कम फ्यूल होगी तो। यूजेज कम होगा तो फिर हम बिजली की कीमतें कम कर। लेकिन एक इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीजों का इम्पैक्ट एक तरफ, एक इम्पैक्ट बढ़ती हुई डॉलर की प्राइसेस का भी आएगा, उसको कैसे रोकेंगे या उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? बिकॉज़ वो तो अभी फिलहाल तो कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आर्जी फिनोमेना है और आर्जी है लेकिन खासा नहीं, हम सबके लिए एक भारी पड़ रहा है। धचका ये है, IMF के साथ इमरान खान साहब ने एक बहुत ही भयानक और हकीकत है हमारी मुआशी मफादात के बरक्स मुआहदा किया 2019 में। उस मुआहदे का हिस्सा था कि आपने स्टेट बैंक का एक कानून पास करवाना है जिसमें स्टेट बैंक को की जो ड्यूटी लगाई गई वो ये थी कि आपने सिर्फ महंगाई कंट्रोल करनी, एक्सचेंज रेट को आज़ाद कर दिया गया उस कानून के तहत, जिसकी वजह से स्टेट बैंक अब इंटरवीन बहुत कम करता है रुपए की कीमत में। अब वो इस तरह जो है एक और इशू है कि हुकूमत पाकिस्तान को रोक दिया गया कि वो स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकता। तो एक अजीब सूरत हाल है कि स्टेट बैंक पहले प्राइवेट बैंक्स को पैसे देता है एक ख़ास इंटरेस्ट रेट पे,
और फिर हुकूमत पाकिस्तान उन प्राइवेट बैंक से 3% ज्यादा के ऊपर देकर वो कर्जा लेती है। ठीक है, अब वो जब जो कानूनी तौर पर रोक दिया गया है, अब ये 3% का जो फर्क है स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरोइंग में और प्राइवेट बैंक से, वो कई हजार अरब रुपए हैं। नेचुरली वो तो जाहिर है, वो तो इस तरह आपको के पता है इश्यूज जो हैं वो हमें हैम्पर करते हैं। लेकिन अच्छा, क्योंकि आपकी मईशत के ऊपर बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों बातें जो भी आपने कही, ये दोनों चीजें आपकी हुकूमत, आपकी जमात के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है, बल्कि हुकूमत के ऊपर कि नहीं, कि जब आप लोग आते हैं तो ये दोनों चीजें आपकी पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। यू ट्राई टू कंट्रोल द स्टेट बैंक, आप एक्सेसिव बोरोइंग करते हैं, ये आप लोगों की इकोनॉमिक फिलॉसफी है मे बी, और दूसरा कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट। तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट को तो फ्री होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करें, उसको क्यों कंट्रोल करना है? फिर हम परेशान क्यों हैं? मैं परेशान इसलिए हूं कि जो नंबर्स हैं, अगर ये नंबर्स के मुताबिक क्राइसिस होता तो हम कहते अच्छा जी ठीक है, अब क्या हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस साल जुलाई में, अभी 20 दिन गुजरे हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ $100 मिलियन का इस वक्त डिफरेंस, जो कि ना होने के बराबर है। तो कोई वजह नहीं कि रुपया गिरे। जो फ्यूल की कीमतें बढ़ाई गई, सार्फिन को उसकी तकलीफ है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और तेल डीजल की डिमांड है वो 9% गिर गई है पिछले साल के मुकाबले। अब 9% गिरने का मतलब है यहां भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं कि उसकी इंपोर्ट नहीं हो रही, कम हो रही है। ठीक है, तो हर लिहाज से जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि पाक रुपी को स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो में अब वो फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि एक स्पेकुलेशन हो रही है, स्टेट बैंक उस तरह आज़ाद नहीं है इसको मैनेज करने में। हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में जब ये IMF कहाँ रुकता हुआ नजर आ रहा है? वैसे भी अब जो मामला स्पेकुलेशन भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें, नेशनल इंटरनेशनल, इतना कुछ चल रहा है कि वो, और वो जो आप बात करें कि वो जो एक डाउनफॉल और एक फ्री फॉल है, बल्कि जी फ्री फॉल है, वो फ्री फॉल है। डू यू सी कहीं पे हमें रुकती होती है? ये रुकेगा, 2-3 हफ्ते के अंदर ये रुक जाएगा। जब इनफ्लोज आना, जब मैसिव इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट की तरफ से, जो चाइनीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है उसकी तरफ से, हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से, ये सारे जो हैं, क्योंकि एक और जो इशू है जो मेरे लिए बहुत तकलीफ थे, और फिर आपके शायद कुछ नाजरीन कहें कि हर चीज पिछली हुकूमत पर डालते हैं। इमरान खान साहब की जो बद इंतजामी थी, बुरी हाकमियत थी, उसका एक जो सबसे खतरनाक और तबाहकुन जाविया जिसकी तरफ कम लोगों ने तवज्जो दी है, पाकिस्तान की सफारती और बैरूनी मुआशी साख के चीथड़े करके गए हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, उसको बहाल करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा आप लोगों को। उसके टुकड़े शाहराए दस्तूर पर पड़े। अब वो ये है कि हमें अपने दोस्तों के पास भी, चाइना के पास भी, सऊदी अरब के पास भी, तुर्की के पास भी, वो ये कहते हैं कि ठीक है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पहले ये बेहतर सिस्टम चला कर गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो भी तो पाकिस्तान था ना भाई, वो भी तो पाकिस्तान की हुकूमत थी। अगर IMF के प्रोग्राम को आपने इतना ब्लेटेंटली वायलेट किया, तो फिर IMF जो है वो कहते हैं दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये IMF के फूंक फूंक कर छाछ पीने की सजा है जो रुपए को मिल रही है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी आप ये करके दिखाएं, ये करें। पहले ये होता था कि हम अपनी इंटेंशन जाहिर करते थे और वो उसके ऊपर दैट वाज डीम्ड टू बी सफिशिएंट कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात एक सीरियसली बाकायदा तौर पर की है, तो लिहाजा ये मामला ठीक हो जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी इनफ्लोज आने हैं वो ये कहते हैं आप ये एक्शन कर दें फिर हम ये करेंगे। आप ये कर दें किया और उसकी पासदारी भी नहीं की। नहीं, सिर्फ IMF के साथ नहीं, सऊदी अरब के साथ भी, ये चाइना के साथ भी, मसलन जो हमने एज ऑफ पेमेंट्स की हैं जिसकी वजह से सर्कुलर डेट भी कम हुआ है कि चाइना की बहुत सारी कंपनियों को पेमेंट्स नहीं हो रही थी, या उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स थी पेमेंट्स की नहीं, लेकिन कुछ आपने इंतजामी अमल करने थे जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने थे। और उसमें भी सुस्त रवि रही ना, सीपैक का मामला भी आपको पता है उधर से। जी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। उसकी मिसाल ये है कि इस वक्त थर में शंघाई इलेक्ट्रिक का 1214 मेगावाट का एक प्लांट है जो कोयले थर कोल पे लगने वाला ये सबसे बड़ा प्लांट है।
पाकिस्तान की मुआशी तारीख में इसकी बड़ी अहमियत है कि ये एक टेस्ट होना है कि क्या थर कोल से बड़ी मिकदार में बिजली पैदा की जा सकती है या नहीं। ये सवाल है, सवाल का जवाब आना है। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये इमरान खान साहब की सीपैक दुश्मनी की नज़र हुआ। इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग भी भुगतनी पड़ी। वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। अभी हमने उसके लिए जो इंतज़ामी अमूर करने थे, कुछ पेमेंट्स करनी थी, वो इस बजट में की गई हैं। इस बजट यानी 30 जून में की गई हैं। अब हमें ये उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट ऑन होगा इस साल के आखिर तक। वो 1200। अब देखिए, थर कोल का चलाना इतना अहम एक मामला है, एक जो यानी आला तरीन तरजीहात में ये होना चाहिए कि हमने अपने आप को भी और दुनिया को भी दिखाना है कि थर कोल से हम ये इतनी बड़ी मिकदार में बिजली पैदा हो सकती है, ताकि फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो एक बहुत बड़ा रिजर्व अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है। लेकिन उस नेमत का जो इंतजाम करना था, उसको इस्तेमाल करना था, उसमें अगर हुकूमत नाहल थी 4 साल के लिए या उनकी सीपैक से कोई दुश्मनी थी, उसका खमियाजा मैंने और आपने भुगता है। अब इंशाल्लाह वो ऑन हो जाएगा। जब दिसंबर में ऑन होगा तो पाकिस्तान के अवाम को, वही बात है, जो और ये भी time देखिए वो lost बेस होता है। लोड है, वो सोलर नहीं है, वो 24 घंटे चलने वाला थर कोल से प्लांट है। और उसकी पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर में भी और ओवरऑल पाकिस्तान की जो मुआशी वायबिलिटी है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वही बात है, जो वक्त जाया हो जाता है उसकी भी एक कीमत होती है ना, जिसका जी वो कीमत हम दे रहे हैं, वो हम देते हैं, वो कीमत देनी पड़ेगी। बिफोर आई मूव ऑन, मैं थोड़ा सा सोलर पे भी आपसे बात करनी है। ये IMF पे एक कमेंट जरूर ले लूं कि हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा मुश्किल, पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन एक मुआहिदा किया IMF के साथ, नहीं सोचा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन जाहिर है उस मुआहिदे की कंटिन्यूएशन में अभी आप लोग जो निगोशिएट करके आए हैं, कहा यह जा रहा है कि आप लोग भी अब, क्योंकि वी वर इन सच अ स्टेट, एक डेस्परेट सिचुएशन में थे, हम भी बहुत कुछ सख्त चीजें मान आए हैं। तो कहीं अल्टीमेटली आप लोग भी तो नहीं ये कह रहे होंगे कि ये बहुत मुश्किल था, नहीं हो सकता। नहीं, हमने कोई नई चीज नहीं मानी जो इमरान खान साहब मानकर नहीं आए थे। हमने सिर्फ, हमें बहुत मुश्किल हुई है, हमें एक सियासी तौर पे भी दबाव और तनाव, जाहिर है उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन हमने कोई ऐसी नई शर्त नहीं मानी। ये तमाम शराइत वो हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे वो बिजली की कीमत है, चाहे वो टैक्सेशन है, ये उस 2019 के मुआहदे का हिस्सा थी, जिस पे जब इन्होंने दोबारा रिवाइव किया कोविड के बाद। देखिए, कोविड में भी इनके पास मौका था, एक स्पेस आया था, फिस्कल स्पेस, जिसके जरिए मामलात को दुरुस्त किया जा सकता था, नहीं किया, और उसी तरह फिर हम दोबारा आ गए। हमने कोई नई शर्त नहीं मानी। सिर्फ ये जरूर है कि इंशाल्लाह हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट अभी तो शुरू में होगा सार्फिन के ऊपर, लेकिन एज आई सेड इस साल के आखिर तक ये इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि मौसम बहार जब अगले साल आएगा वो वाकई बहार होगी। वी रियली होप कि बाहर आए भी, अदरवाइज इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड भी अदरवाइज बाहर, क्योंकि इस दफा फौरन गर्मी आ जाती है, फौरन गर्मी आ गई और बहुत सीरियस किस्म की गर्मी आई। अच्छा, सोलर के ऊपर अभी आपने बात भी की है, जाहिर है अच्छा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी गवर्नमेंट का जो इस वक्त इस दफा आप लोगों ने बजट में भी लिया। मैं एक आम यूजर के लिए आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग जो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, सब्सिडीज देंगे सोलर की तरफ जाने के लिए, और फिर नेशनल लेवल के ऊपर भी सोलर पर ट्रांजिशन करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी 3-4 चीजें। पॉलिसी फाइनलाइज हो रही है, मुझे उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म अनाउंस करेंगे। पहली बात तो ये है कि जहां हम बाद ऐसे हमारे जो प्लांट्स हैं जहां जो महंगे बिजली बनाते हैं, उनके बिल्कुल साथ सोलर बड़ी मिकदार में लगाने का मंसूबा है। उसका क्या मकसद है कि दिन के वक्त हम कोयला और गैस ना जलाएं, सोलर से बिजली पैदा करें, रात को वो प्लांट चले। ठीक है जी, तो वो बैलेंस होने का, कीमत घटाने के लिए एक तो ये है। दूसरा ये है कि 6000 मेगावाट की नई सोलर कैपेसिटी जो है उसकी रिवर्स बिडिंग कराई जाएगी। रिवर्स बिडिंग पिछले सारे जो तरीके थे उनसे फ़र्क है। उसमें सिर्फ ये है कि जो कम से कम कीमत हमें ऑफर करेगी कंपनी कि जी मैं इस कीमत पर आपको बिजली बेचने के लिए तैयार हूं, तो बिडिंग होगी और जो से कम कीमत होगी। अगेन मकसद यही है कि बिजली भी पैदा हो और कम से कम कीमत भी पैदा हो। तीसरा उसका ऐसा ये है कि जो सरकारी इमारतों को सोलर पर शिफ्ट करने का आगाज किया जाएगा। चौथा हिस्सा जिसका आपके नाजरीन से ताल्लुक है, सार्फिन से, कि एक स्ट्रक्चर इस वक्त बना रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल उसमें जरूर आ रही, कि मतलब अगर मेरा बिल जो है लेट से बिजली का 20,000 रुपये आता है एक महीने का, तो
उस शख्स को ऑफर किया जाए कि भाई वो अगर एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और गारंटीज देनी है कि आप ये गारंटी करेंगे, आप जो सारिफ हैं, कि जी मैं 20,000 उस सोलर कंपनी को पे करूंगा इतने साल, जब तक उसकी कीमत पे नहीं हो जाती, वो सोलर उसके ऊपर लग जाएगा, वो बिजली से उसका ताल्लुक जो है वो बड़ा मिनिमल रह जाएगा, और दिन के वक्त यानी रात को वो जाहिर है बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी कोशिश की जाएगी कि जी वो अगर बजाय ये कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर सोलर लगवाएं, आपके जो मौजूदा बिजली का बिल है उसी को गारंटी करके तो उसको लोगों को इनकरेज किया जाए। लेकिन जाहिर है उसमें कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, हाँ। लेकिन इंशाल्लाह वो हम ऑफर करेंगे कि भाई, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वो भी इस पॉलिसी का हिस्सा होगा, जैसे गवादर है, जहां फिर एक बाकायदा मॉड्यूल ऑफर किया जाएगा, बिल्कुल कम 2 या 3 केवी का, कि हर घर को जो है वो जहां बिजली नहीं, यानी बहुत मुश्किल है ट्रांसमिशन लाइंस खींचना, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से हैं, तो उनको ये ऑफर किया जाएगा। बाकी अभी पॉलिसीज वो बन रही है, इस वक्त फाइनल स्टेजेस में है, इंशाल्लाह अगस्त के पहले। इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्स है हमारे यहाँ, जितनी अच्छी खुली धूप निकलती है, मेरा ख्याल है उसका इस्तेमाल हमें करने की जरूरत है। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। खास तौर पे देखें बलूचिस्तान में जहाँ बहुत बड़ा एक सहरा है, उसके बाद हिस्से एनालिटिकली हो चुका है एनालिसिस, बाज़ हिस्से बहुत फ्रूटफुल हैं सोलर सेल के लिए। पूरा पाकिस्तान उस तरह फ्रूटफुल नहीं है, अगर लोगों का ये ख्याल है, गलत फहमी होगी। हाँ, मतलब इस्लामाबाद एरिया इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, नेचुरली वो वेरी करती है वो चीज भी। एक साल में वो एक टेक्निकल इशू है, लेकिन यस हम जो खुलासा है वो ये है कि इंशाल्लाह अगस्त ऑनवर्ड्स हम बहुत मेजर तरीके से सोलर में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने बहुत बात की है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त आप कंसर्न हैं इस शोबे के साथ, कहाँ पे गलतियाँ हुई, कहाँ पे खराबी हुई। थोड़ा सा आप सियासत के ऊपर भी आ जाएं कि आप लोगों से, आपकी जमात से सियासी तौर पे कहीं कोई गलती हुई है? जो पंजाब में अभी हमने एक एपिसोड विटनेस किया, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आप अंडर प्रिपेयर्ड थे, आप लोगों मतलब वर यू एक्सपेक्टिंग जो हुआ पंजाब में कैसे ही होगा? जी, मेरा ये ख्याल है, इस पे बहुत लोगों की राय फर्क भी हो सकती है, आपके नाजरीन की भी। हमें सियासी तौर पर धचका नहीं लगा, हमारी तवक्कुआत को धचका लगा। हमने शायद गालिबन तवक्कुआत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, ज्यादा थी। देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि 2018 के बाद से हमारी जितनी भी सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए, हमने पूरे मुल्क में जीते। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बल्कि 1-2 जगह पे हमने सीट्स फ्लिप भी की, जैसे नौशहरा में एक MPA की सीट थी जो PTI की थी, वो हमने जीत ली, मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन ओवरऑल जो हमारी सीटें थी वो हमारे पास आई। अवाम ने ये पैटर्न अब जारी रखा है कि वो जिसकी जो सीट थी उसी को मिल रही है। ठीक है, ठीक है। इन 20 में से 5 हमने ली, ठीक है, लेकिन 15 सीटें उनको मिली। तो ज्यादा आई थिंक हमसे जो गलती हुई वो सियासी नहीं थी, वो तवक्कुआत की गलती थी। हम शायद विल बी एबल टू, हाँ, मेरा ख्याल में हम ज्यादा एतमाद हमें आ गया था कि शायद हम थ्रू कर जाएंगे। पंजाब के कैंडिडेट्स को टिकट देना एक बहुत बड़ी वजह लोग कह रहे हैं, अगर लॉजिक के ऊपर बात करें, खाली एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, वजह ये भी एक वजह है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अभी जब ये जो मुश्किल फैसले जो नहीं किए थे इमरान खान ने और हमने किए हैं, वो उसके फौरी बाद इलेक्शन आ गया। मतलब यही इलेक्शन लेट से अगर मैं कहूं कि जी मौसम बहार में होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन अभी चूंकि मुश्किल वक्त के एन जब तकलीफ सबसे, आपको पता ना कि जख्म ताजा लगा हो, तो चूंकि अवाम को ताजा जख्म लगे थे, उसका एक नतीजा आ गया है। हाँ। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि पंजाब असेंबली की सिर्फ 5% नशस्तों पर यह ज़मीनी इंतखाब हुआ था। आपके जो साथी एंकर्स हैं कुछ और जो तज्जिया निगार हैं, उनके सांस फूल गए हैं और वो शायद पूरे 100% के ऊपर इस 5% को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन शायद मे बी जो रीजन है इस पर इतनी हाइप का, वो ये है कि चीफ मिनिस्टरशिप टिकी है ना, तख्ते जो पंजाब जिसको कहते हैं वो टिका है ना, कि अब वोटिंग होती है, क्या बनता है, तो प्रॉब्ली वो शायद वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से। दो बातें जी इसमें, अगर बहुत ब्रीफली हम इस पे करें। पहली बात तो ये है कि हमने उस ज़िमनी इंतखाब में डस्का नहीं किया, हमने किसी प्रेसिडेंट से गवाह नहीं किया, हमने वोटिंग स्लो नहीं की, हमने अपने गुंडों के जरिए गोलियां नहीं चलवाई। PP7 का वैसे वो केस तो बहुत आप पे बना रहे हैं, वो कहते हैं जी आप वो कहते हैं ये देख लीजिए फिगर्स क्या बता रहे हैं, और इदारे भी इनके साथ मिले हुए हैं, इस पर काउंट नहीं होने दे रहे। ये देखिए, मैं इस पर जरूर हंसना भी चाहिए कि भाई जिस पार्टी को कामयाबी मिली है
वही कह रही है कि धांधली हो गई है। अब वो इदारों को ब्लेम भी कर रही है जीतने के वो इदारों को बावजूद भी, ब्लेम वो भी चीफ कर रहे इलेक्शन हैं, कमिश्नर वो को भी इदारों को ब्लेम ब्लेम कर कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गद्दार करार दे हाँ। रहे हैं। ये हालांकि हकीकत ये है कि इस ज़मीनी इंतखाब में जो 4 बयानिए थे इमरान खान के, वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरे हैं कि जी अमेरिका करवा रहा है। अब अमेरिका किसके साथ है? 15 सीटों वाले के साथ है, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बता दें, हमसे उनसे पूछते हैं। या अगर उन्होंने कहा जी कि एक्स वाई और न्यूट्रल और जानवर, वो किसके साथ है? 15 सीटों वालों के साथ है या 5 वालों के साथ है? ठीक है। इसी तरह जो है कि जी इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 15 वालों के साथ उनकी जानिब है कि हमारी जानिब है, जिन बेचारों ने 5 सीटें जीती हैं। हाँ। या ये है कि जी ये अदलिया भी जानिबदार है, क्योंकि एक फैसला इनके खिलाफ आया, आपको मालूम है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। जी। तो अब वो अदलिया जो है 15 सीटों वालों के साथ थी या 5 वालों के साथ थी? तो ये चारों बयानिए जो हैं वो धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं। और अब ये फिर कहूंगा, ये बड़ी अजीब बात है कि जो कामयाब हैं वो कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, और जो जिनको जो है वो कामयाबी नहीं मिली, वो कह रहे हैं नहीं हम अच्छा, मैंने नताइज जितनी कबूल गुफ्तगू करते अभी आपसे की है, जिस किस्म के हम मैसिव इश्यूज की अपने भी बात की है, पावर सेक्टर के अंदर, इकोनॉमी की हम बात कर लें, पॉलिटिकल फ्रंट पे हम बात कर लें, एक चीज़ मैं समझना रियली चाहती हूँ कि जिस तरीके से पिछली हुकूमत को निकाला गया, हटाया गया, वो बिल्कुल एक आईनी तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है। लेकिन 1 साल 4 महीने की हुकूमत को हटाने की एक दूसरी पोलिटिकल पार्टीज को मिलकर क्या पड़ी थी? ये एक सवाल है ना जो बहुत सारे लोग पूछे। मैंने चुन शाहिद खान बासी साहब से भी पूछा है, आप पहले जवाब दें, फिर बताऊंगी उन्होंने क्या कहा। इसलिए कि आपके साथी एंकर भी और अवाम भूल गए हैं कि 2018 में अवाम के मैंडेट पर कितना बड़ा डाका पड़ा था, और किस तरह 2016 से ऑनवर्ड्स, जब 2017 में नाहक और नाइंसाफी से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके निकाला गया, वो पूरा प्रोसेस जिसके लिए जरिए हमारी पार्टी तोड़ी गई, इलेक्शन में रिगिंग हुई, उससे पहले रिगिंग हुई, उसके बाद रिगिंग हुई। हुकूमत लेने का वाहिद मकसद इस वक्त सिर्फ ये था। एक्चुअली हुकूमत लेना इतना अहम नहीं था, इमरान खान को आईनी तरीके से निकालना अहम था कि 2018 को हम रिपीट होते नहीं बर्दाश्त कर सकते। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये नहीं तो आप समझते थे कि जनरल इलेक्शंस में नहीं जा सकते थे इस गवर्नमेंट के साथ? दिस इज द यस, जनरल इलेक्शंस को भी मैसिव रिग होना था, और जिस तरह का फाशिज्म हमने देखा था, कोई बैद नहीं था कि इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के तमाम बड़े छोटे मेंबरान जो हैं वो जेल में होते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बात करें, इट्स प्रैक्टिकली इन अ मेस राइट नाउ। आप लोगों ने इसकी सियासी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया? जनरल इलेक्शन में जाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करती है ना। अब वो सारा बोझ अल्टीमेटली आप लोगों के ऊपर आ जाएगा, आवाम भूल जाएंगे कि 1 साल पहले किसकी हुकूमत थी। जी, अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंशाल्लाह होगा अक्टूबर 2023 में, हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुनसिफ हैं, वो बेहतर इंसाफ करेंगे। लेकिन अगर हमें कामयाबी नहीं भी हासिल होती, एक फ्री एंड हकीकी मानों में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इलेक्शन हम सब के मफाद में है। अगर हमें इसमें कामयाबी नहीं भी होती, लेकिन हमें एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें साफ, शफाफ इलेक्शन करवा सकती हैं। हमने 17 को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, इंशाल्लाह 2023 में भी करेंगे। और ये है कि हाँ, गैर आइनी मुदाखलत को रोकेंगे भी। ये जो 2 बातें हैं, अगर हम ये अचीव कर देते हैं 2023 में, नताइज जो भी हों, लेकिन अगर 2023 का इलेक्शन साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक होता है, तो मैं तो उसे अपनी भी ज़ाती तौर पर भी और अपनी जमात की और तमाम जमहूरी जमातें इस जमहूरियत का, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, बिल्कुल, ये तो बड़ी सबसे बड़ी हाँ। अगर साफ शफाफ इलेक्शन और मुदाखलत से पाक इलेक्शन की जरूरत है, वो बलूचिस्तान में है, जिसकी सारी जमातें क्यों है हमारे साथ, इसी वजह से हैं कि वो ये चाहते हैं कि भाई एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए ना मुल्क में, जिसमें मुदाखलत ना हो, जिसमें लोग उठाए ना जाएं, जिसमें जबरदस्ती जो है वो वफादारियां बदली ना जाएं। या मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, अभी ये 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जंग की 2 सीटें थी, ठीक है। अब ये वो 2 सीटें थी जिन पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था ही नहीं 2018 में, क्योंकि टिकट वापस करवा दिए गए थे जबरदस्ती, किसी दबाव की वजह से। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के
हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने हिम्मत की है। शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, तमाम जमातें, रज़ारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान जो महंगल साहब हैं, बाप पार्टी है, सारे जो आपके सब कोशिश इत्तेहादी कर हैं, रहे हैं, सब हाँ। कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के सामने ये रिकॉर्ड आ जाएगा 2023 में अक्टूबर में, वो जो फैसला करें। लेकिन फैसला वो ये है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार बैलेट बक्स के जरिए मिलेगा, चोर दरवाजे से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरी अगली नस्ल के लिए जो बेहतर पाकिस्तान हम चाहते हैं उसकी तरफ हमने एक कदम बढ़ा दिया। ठीक है, और जब एक दफा एक स्टैंडर्ड सेट होगा, हमें इक़्तिदार मिले, पता नहीं, अल्लाह ताला जानता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड सेट होगा तो पाकिस्तान आज बड़ी मुश्किल में है, हमें मुआशी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस, इंतखाबी अमल जिसका तकद्दुस होगा। मैं और आप आज बैठ के, हमें बिजली के बिलों का क्राइसिस है, हमें बच्चों की फीस का क्राइसिस है, हमें महंगाई, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगियों के लिए ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान की जमहूरी बुनियाद मुस्तहकम हो। इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए अगर हमें कोई इक़्तिदार की वक्ती कुर्बानी देनी भी पड़ेगी अगले इलेक्शन में, अगर प्रोवाइड कि वो पाकिस्तान के अवाम हमें ना देना चाहे, ना देना चाहे उनकी तो- मर्जी है। नहीं, ये तो देखिए, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, शक ही नहीं है कि जो बुनियाद है किसी भी चीज की, सबसे पहले वो इस चीज पर लाइक करती है कि अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए। और वो जो प्रोसेस है उसका तकद्दुस होना चाहिए, उसकी सैंक्टिटी जो है ना इलेक्टोरल प्रोसेस की, वो बहुत अहम है। चले, मजीद बहुत सारे इश्यूज रह गए, लेकिन वक्त खत्म हो गया, वरना इस पे आपसे जरूर और बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया और बहुत तफसील से बहुत सारे इश्यूज पर आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।